हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने कल माल्टा के हवाले से एक वीडियो शेयर की थी, शायद आपने देखी हो वीडियो। तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि मुझे माल्टा वर्क वीज़ा जो है वो मिल चुका है, लेकिन अभी मुझे सेंट्रल वीज़ा यूनिट की जानिब से अप्रूवल या SPH की जानिब से अप्रूवल नहीं मिल रही। उसमें मज़ीद भी मैंने बातें बताई कि कैसे मैंने अप्लाई किया, कैसे मुझे मुश्किलात पेश आई, कितना अरसा मुझे गुजर गया और क्या सूरत हाल है। उस वीडियो के दौरान मैंने एक बात कह दी, मैंने कहा जैसा कि हमारे एशियाई करीब ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। तो मुझे एक कमेंट आया एक भाई साहब का जो कि इंडिया से थे। उन्होंने ये फरमाया कि साथ मुझे बुरा भला भी कहा, चलो उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनकी जो ज़हनीत थी उन्होंने तो वैसे ही बात करनी थी कि मैं तुम्हें खड़े खड़े ख़रीद लूँगा या हम तुम्हें खड़े खड़े ख़रीद लेंगे, तुमने इंडिया को गरीब मुल्क क्यों कहा। पहली बात तो ये है कि अगर मैं इंडिया को अमीर कहूँगा तो मुझे कोई पैसे नहीं मिल जाने, गरीब कहूँगा तो मुझे कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे इंडिया को। मैं एक लंबा अरसा जो है खलीजी ममालिक में रहा हूँ। इंडिया तो मैं कभी नहीं गया। हाँ, मेरे आबाओ अजदाद जो थे वो ज़रूर इंडिया से थे, जो कि पार्टीशन के वक्त इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। और मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इंडिया नहीं गया। जो मैंने बात की कि इंडिया जो है वो गरीब ममालिक में शामिल है, दुआ है कि वो अमीर ममालिक में शामिल हो, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वापस आता हूँ उस बात की तरफ। मैं एक लंबे अरसे खलीजी ममालिक में मुकीम रहा हूँ, तकरीबन 11 साल का ये अरसा बनता है। और मैंने जो वहाँ इंडियन लोगों की सूरत हाल देखी है, जिस तरह मेहनत से मज़दूरी करते हैं, वो कम तनख्वाहों पे गुजारा करते हैं, घटिया से घटिया रहाइश पे रहते हैं। मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर बंदे के हालात जो होते हैं वो बराबर नहीं होते। कई होंगे वो आला ओहदों पर काम कर रहे होंगे, उनकी सैलरीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, उनको आसाइशात बहुत ज़्यादा होंगी, वो बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे होंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी या मज़दूर तबके की, लेबर तबके की, वो ऐसे ही हालात से गुजरता है। जो भी जाता है, ख़ास इंडिया नहीं, पाकिस्तानी हो, इंडिया हो, बंगाली हो, नेपाली हो, कोई भी हो, ये एशियाई ममालिक हैं या 4-5 जो कि इन ममालिक में जाते हैं मज़दूरी करने के लिए। तो जब मैं उनके हालात देखता हूँ तो मैं कहता हूँ वाकई यार ये गरीब ममालिक हैं, क्योंकि अगर इनके मुल्क में इतने हालात अच्छे हों तो ये यहाँ क्यों मेहनत मज़दूरी करने आए। मैंने कोई चीनी बंदा नहीं देखा वहाँ पर मेहनत मज़दूरी करता हुआ और इतने बुरे हालात में रहता हुआ कि वो कफ़ीलों के ठुड्डे भी खाए, सारे मज़ालिम बर्दाश्त करे और उसके बावजूद उस कम तनख्वाह पे गुजारा कर रहा हुआ। तनख्वाह कितनी है? 800, 700 रियाल, 800 रियाल, 600 रियाल, इस तरह तनख्वाह है। मैं मज़ीद नहीं जाऊँगा इस गहराई में, क्योंकि आपको पता ही है, अगर आप समझते हैं कि ये बात ठीक है तो आप ज़रूर है इससे इत्तफ़ाक़ करें, नहीं समझते इख्तलाफ़ करें, आपका बुनियादी हक़ है, मुझे कोई वो नहीं है, एतराज़ नहीं है। लेकिन जो हकीकत होती है बंदे को वो तस्लीम करनी चाहिए। जितनी जल्दी होगी उतना उसके लिए बेहतर होता है कि वो ख्वाबों वाली ज़िंदगी से बाहर आ जाए। अभी हम अमेरिका की मिसाल देते हैं, हम कहते हैं जी अमेरिका बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है, अमीर ममालिक में शामिल है। अगर आप अमेरिका भी जाकर देखें, मैं ख़ुद अभी तक अमेरिका नहीं गया, लेकिन जो ख़बरों के मुताबिक मुझ तक न्यूज़ पहुँचती हैं कि बंदे जो हैं, ख़वातीन हो गए, मर्द हो गए, इतनी ज़्यादा तादाद में बेघर हैं कि जिनके पास कोई घर नहीं है, सर छुपाने का कोई ठिकाने नहीं है, रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं, और वो तादाद हर साल बढ़ रही है। ठीक है, वो अमीर ममालिक में शामिल है, तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है, लेकिन इन गरीब अफराद को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? आप मुझे बता दें, क्या ये गरीब नहीं है? अगर ये अमीर होते तो क्यों ना इनके सर पर छत होती। इसलिए इस चीज़ पर आप ये नहीं कह सकते कि कोई मुल्क अमीर है, कोई मुल्क गरीब है। आप किसी बंदे के हालात दे के कह सकते हैं कि यार बंदा ये गरीब है, या जो इंडिया से अभी बेचैन है दूसरे ममालिक में जाने के लिए, तो ये क्यों जा रहे हैं? अगर इनके इतने अच्छे हालात हों तो ये क्यों ना वहाँ पे मेहनत मजदूरी करें, इंडिया में रह के क्यों जाते हैं मुल्क से छोड़ के? मुझे आप ये बात इस बात का वो छोड़ के जाएँ मुल्क और दूसरे ममालिक में जाके नौकरी करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वो बंदे क्यों तंग हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जो कि अपना मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं? अगर आप मेरे इल्म में इजाफ़ा करेंगे तो मेरा ख्याल आपका शुक्रिया होगा। चलें वापस आते हैं माल्टा की तरफ। अगर इस मौजू पे तो मेरा ख्याल है 2 घंटे बोला जाए तो कम है, इस मौजू को यहीं छोड़ देते हैं। जो भी हालात हैं चलो बेहतर होने होंगे, हो जाएंगे। हमारी तो यही कोशिश है कि जो अपना एक्सपीरियंस है, जो हमें हासिल हुआ है इस सारी बातचीत से, इस सारे तजर्बे से, वो आपको बता देते हैं। आगे आपकी मर्ज़ी है। तो अभी ये है कि माल्टा वालों ने ये कहा है मेरे पास, मैंने आपको कल भी बताया था कि अप्रैल के महीने में मुझे अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर आ गया था कि मैं प्रोसीड कर सकता हूँ माल्टा के लिए। वो तो चलो बात हो गई अप्रैल के महीने की। अभी उस बात को गुजर चुके हैं 4 महीने। तो अभी जो मेरा एम्प्लॉयर है उससे मेरा रब्ता हुआ है, तो एम्प्लॉयर ने कहा कि आप जो अप्रूव्ड वैक्सीन है माल्टा में वो वैक्सीन लगवाओ और उसका सर्टिफिकेट मुझे भेजो। मैं फिर कोशिश करता हूँ CVU से अप्रूवल लेने की और SPH से अप्रूवल लेने की। अगर अप्रूवल मिलती है, अप्रूवल मिल गई, फिर कोई टेंशन नहीं है। आप किसी ऐसे मुल्क में जाओ जो कि जहाँ पर VFS और एम्बेसी दोनों काम कर रहे हों,
तो वहाँ जाके आप अप्लाई करो, आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप हो जाएगा। अभी मैंने उसको भेज दिया हुआ है, जो अब मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था, मैंने मॉडर्ना लगवाई है पाकिस्तान में रहते हुए। दोनों डोजेज़ मुकम्मल करवा के सर्टिफिकेट निकलवाया मैंने, सर्टिफिकेट जो है वो माल्टा भेज दिया है। उस बात को अभी तकरीबन 12-13 दिन हो गए हैं, सर्टिफिकेट भेजा हुआ है। अभी देखो क्या रिप्लाई आता है उसकी तरफ से। तो मैं वापस आता हूँ यूएई की तरफ कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी नहीं है, तो मैं यूएई जाके कागजात सबमिट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा भी है, मेरे पास बाकायदा मेल भी आई हुई है, मैं आपको दिखा भी दूंगा मेल के। उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तानी है, आप यूएई में आ जाएं, आपके पास सीवीयू अप्रूवल होना चाहिए, आप अप्लाई कर लें, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको 14 दिन यूएई में करंटीना करना होगा। आप दुबई से करें, अबू धाबी से करें, कोई मसला नहीं है। पहले सिर्फ अबू धाबी से अप्लाई कर सकते थे वर्क वीज़ा वाले, यानी डी कैटेगरी वाले सिर्फ अबू धाबी से अप्लाई कर सकते थे, दुबई से अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी अबू धाबी के कवानीन जो हैं वो सख्त हैं कोविड के हवाले से। आप अबू धाबी आमद में आ रहे हो तो आपको 10 दिन करंटीना करो, पीसीआर टेस्ट कराओ, ये करवाओ, वो कराओ। लेकिन दुबई में ये सिचुएशन नहीं है। अगर आपके पास यूएई का विज़िट वीज़ा है तो आप कहीं भी लैंड कर सकते हैं, अगर विज़िट वीज़ा है। अभी विज़िट वीज़ा फ़िलहाल बंद है, क्योंकि फ़्लाइट्स भी बंद हैं विज़िट वीज़ा होल्डर्स के लिए। तो मुझे वीएफएस जो दुबई में है, उसने मुझे कहा कि आप दुबई में आके अपने कागजात सबमिट करवा सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको 14 दिन करंटीना 14 दिन आप यूएई में रह रहे हो, करंटीना आप घर में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि होटल में जाके रहना, ये करना है वो करना है। आपको अप्लाई करने से पहले 14 दिन गुजर गए हों तो आप हमारे पास कागजात ले गए, हम आपके सबमिट कर देंगे। अब मसला आता है इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए और नेपाल के लिए, आया ये बंदे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में तो वीएफएस नहीं है जो माल्टा के लिए कागजात ले। बांग्लादेश में है वीएफएस जो कि कागजात लेता है, लेकिन फ़िलहाल बंद है। इंडिया में भी वीएफएस है और बाकायदा एम्बेसी भी है जो कि कागजात लेती है, लेकिन वहाँ पर भी वीएफएस बंद है। नेपाल के लिए भी वीएफएस बंद है। जिन ममालिक में वीएफएस बंद है पाबंदियों की वजह से, वहाँ पर वो आपके कागजात नहीं लेंगे। वो कहेंगे आपके पास, अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास दुबई का रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए, दुबई का इकामा होना चाहिए। मेरा ख्याल है 8 महीने गुजर गए हों या 6 महीने गुजर गए हों, ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि अगर हमने बैन ममालिक से करके दूसरे ममालिक से लोग हमारे मुल्क में आ जाएंगे, यानी माल्टा आ जाएंगे, तो फिर हमें बैन करने का क्या फ़ायदा। इसलिए वो ये शर्त लगाते हैं। अब मैं पाकिस्तानी हूँ, यहाँ पे माल्टा का वीएफएस भी नहीं है, एम्बेसी भी नहीं है, तो मुझे उन्होंने ये बात कही है। इंडिया की हद तक मेरे नहीं इल्म में कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा मसला सीवीयू का है। आपके पास सीवीयू नहीं है तो आप भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, जैसा कि मैं बैठा रहा हूँ। एक भाई ने मुझे कल की वीडियो के जवाब में मैसेज किया कि भाई मैं इस तरह तुर्की में हूँ, मेरे पास रेजिडेंस कार्ड भी है जिसको टीआरसी भी कहते हैं तुर्की का, तो मेरे पास अप्रूवल लेटर है, मुझे मिला है अगस्त में ही, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी भाई, आपके लिए मैं बता देता हूँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं तुर्की से, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आप अपना जो एम्प्लॉयर है उसको ये इन्फॉर्म करें कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं तुर्की के वीएफएस यानी तुर्की एम्बेसी से अप्लाई करूँगा। वो एम्प्लॉयर जो है वो जो उनका वीज़ा यूनिट है माल्टा में, वहाँ पर उनको बताएगा कि ये मेरा जो एम्प्लॉई है ये तुर्की के वीएफएस से कागजात अपने जमा करवाएगा। तो वो अपनी एम्बेसी को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो वीएफएस जो आपसे कागजात कलेक्ट कर लेगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास सीवीयू अप्रूवल है, आप तुर्की में हैं, आप कहीं भी हैं, आपके पास सीवीयू अप्रूवल होना चाहिए वर्क वीज़ा के लिए और स्टडी वीज़ा के लिए। दूसरी रह गई बात कि जी मैं किसी और मुल्क में जा रहा हूँ तो कैसे तरीके से अप्लाई करूँगा। आप इजिप्ट में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास सीवीयू है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं। मिस्र जाना थोड़ा आसान है इन ममालिक की निस्बत। यूएई के कवानीन अभी भी सख्त हैं, सिर्फ इकामा वालों के लिए थोड़ा नरम हुए हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए अभी भी सख्त हैं। इजिप्ट में आप ट्राई कर सकते हैं, उनको मेल करें। मैंने इजिप्ट मेल की थी, मुझे उनका ये जवाब आया कि आप इजिप्ट में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, सीवीयू चाहिए। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, वीएफएस नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप इजिप्ट आ जाएँ, यहाँ पर आकर अपने कागजात सबमिट करें। और सबसे बड़ी बात, इजिप्ट जो है वो माल्टा की डार्क रेड कंट्री लिस्ट में नहीं है, रेड लिस्ट में है। उधर से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, सुई वहीं आके गिरती है कि सीवीयू चाहिए। सीवीयू कैसे चाहिए? अभी सुन रहे हैं कि शायद अगले महीने खुल जाएगा, उससे अगले महीने खुल जाएगा, लेकिन अभी भी कोरोना केसेस ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में भी ज़्यादा है, इंडिया में भी ज़्यादा है, और ये दोनों ममालिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो एक मुल्क के लिए फ़ैसला लिया जाता है वो ऑटोमेटिकली दूसरे मुल्क के लिए भी ले लिया जाता है। जैसा कि सऊदी अरब की फ़्लाइट्स बंद हैं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बंद हैं। कुछ ममालिक ने खोली हैं इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं खोली, कुछ ने पाकिस्तान के लिए खोल दी हैं, इंडिया के लिए नहीं खोली। लेकिन ये दोनों ममालिक ज़्यादातर ममालिक की लिस्ट में को ज्वाइंट है, यानी अगर उसके लिए कोई फ़ैसला लिया जाएगा तो लाजमी तौर पर उसके लिए भी लिया जाएगा। अभी वो कोविड की सिचुएशन को देख रहे हैं कि इन ममालिक में कोविड की सूरत हाल अच्छी नहीं है, वैक्सीनेशन की तादाद भी ज़्यादा नहीं है,
और सबसे बड़ा मसला जो है वो फेक वैक्सीनेशन का, यानी लोगों ने वैक्सीन नहीं करवा रखी, उनके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मौजूद है। अगर करोड़ों बंदों में से भी 2-3 बंदों के पास भी ये फेक सर्टिफिकेट मौजूद है और किसी मुल्क को पता चल जाए कि इन ममालिक में ये काम हो रहा है, तो भाई वो डर जाते हैं, वो रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं नहीं जी, हमें बंदा अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, करोड़ बंदे के पीछे 2-3 ऐसे केसेस भी आ जाएँ जिनके पास फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, तो ये ममालिक डर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे पता नहीं कितने फ़ेक सर्टिफिकेट होंगे। लेकिन ये जो गंदी मछलियाँ होती हैं, ये 1-2 होते हैं जो ऐसे गंदे काम करते हैं, वो बाकी लोगों के लिए भी इतनी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर देते हैं कि मेरा ख्याल है उनको इदराक ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि हम क्या काम कर रहे हैं। ये मसला इन ममालिक में आ, जैसा कि हमारे पास ख़बरें आ रही हैं जी, नमक मिले टीके लगा दिए लोगों को और सर्टिफिकेट जारी हो गए, या जो प्राइवेट थे उन्होंने कुछ और कर दिया, या वैक्सीन कोई और लगा दी, सर्टिफिकेट कोई और बना दिया। ये मसला भी है। अभी मेरे पास बिल्कुल जेन्युइन सर्टिफिकेट है, मैं यानी कोई मसला ही नहीं है, लेकिन मेरा भी अगर सर्टिफिकेट ना माना जाए तो फिर उसमें किसका मसला हुआ? मसला ये हुआ कि वो डरते हैं कि ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है शायद मशकूक ना हो। अब हमें क्या पता है ये इस बंदे ने वैक्सीन करवा रखी है कि नहीं करवा रखी। वो क्यों चंद ममालिक का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मान रहे हैं फ़िलहाल कि ये जो इनका निज़ाम है ऑथेंटिक है। जिन ममालिक का मान रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, टर्की का मान रहे हैं, यूएई का मान रहे हैं, माल्टा जो अपना सर्टिफिकेट है वो मान रहा है, यूके का मान रहा है, यूरोपियन यूनियन का मांग रहा है, यूरोप का कोई भी ममालिक हो, सर्बिया का मान रहा है, ऑस्ट्रेलिया का मान रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का फ़िलहाल सर्टिफिकेट भी मान रहा है, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, लेकिन ज़्यादातर का मान रहा है। यानी ये गिनती के चंद ममालिक हैं जिनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को वो अप्रूव कर रहे हैं कि ये ममालिक से अगर लोग आएंगे तो उनको करंतना करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई भी मुल्क से, कोई भी सिचुएशन से बंदा आएगा, उसके पास अगर ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो हमारे मुल्क में आके करंतना करे। और करंतना सस्ता नहीं है, पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपये का ये करंतना बनता है। वीज़े के ऊपर आपकी जो कास्ट आ रही है, टिकट के ऊपर आ रही है, वीज़ा लगवाई के ऊपर जो भी कास्ट आ रही है, उस सबसे अलग है। 3 से 4 लाख रुपए आपका सिर्फ करंतना के लिए रिक्वायर है। तो इतनी ज़्यादा जिद्दोजहद करने के बाद, इतना टाइम गुजारने के बाद भी 3 से 4 लाख रुपए आपने करंतना में लगाना है, तो थोड़ा आपको सोचना चाहिए। कल भी मैंने यही बात बताई थी कि अगर आप यूएई में हैं, दोहा कतर का भी माना जा रहा है सर्टिफिकेट जो है, अगर आप यूएई में हैं, सऊदी अरब में, खलीजी कहीं भी ममालिक में आप अप्लाई करें, आपका काम जल्दी हो सकता है क्योंकि उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अप्रूव है। और ये बंदे रिस्क वाले ममालिक में नहीं भी हैं, डार्क रेड कंट्री वाली लिस्ट में भी नहीं है, तो इनका काम जल्दी हो सकता है। लेकिन हम क्योंकि डार्क रेड कंट्रीज़ लिस्ट में बैठे हैं, हमारा काम इसलिए नहीं हो रहा। उनको शायद CVU भी में भी उनको CVU ना चाहिए हो क्योंकि उनके पास तो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है और उनका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में बैठे हैं तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है टाइम ज़ाया करना। कल भी मैंने बताया कि बंदे ऐसे ही कह रहे हैं हमसे CV बनवा लो, कवर लेटर बनवा लो, प्लम्बर जॉब आ गई, टैक्सी जॉब आ गई। अभी इन चक्करों में ना पड़े, जब ओपन होगा फिर देखी जाएगी। अब आज से अप्लाई करके बैठ जाएंगे, आगे 6 महीने ना खुले, साल ना खुले, आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम तौर पे इस तरफ कोशिश करें, लेकिन अपना सीधा कोई जॉब छोड़ के, अपना ज़ाती कारोबार छोड़ के इन चक्करों में ना पड़ें। तो मेरी आपको यही नसीहत है। माल्टा के हवाले से मज़ीद बातें शाम को करते हैं, इस वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। तो जो भी करंट सिचुएशन हुई माल्टा की, मैं आपको शाम को बताऊंगा कि मुझे एम्प्लॉयर की जानिब से कोई बातचीत कोई नई मालूम हुई है या नहीं हुई। तो मिलते हैं शाम को, अपना ख्याल रखें।